हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यहाँ योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर 1 है उसका हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। इस चैप्टर की जो डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। हर एक टॉपिक की जो डिटेल हम लोगों ने समझा था इस चैप्टर को, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप पहले उन्हें जाके देख सकते हैं। आज हम क्विक रिविजन करेंगे पूरे चैप्टर का, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू काम को इस तरीके से किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, जो उनका एम होता है कि हाँ हमें हमारे गोल्स अचीव करने, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को जो अचीव करना है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके, इसे हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम हमारे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंशिएट होता है? तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस किसके बारे में बात करता है कि भाई हाँ टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, टास्क हमारा ऑन टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो डेडलाइन है काम पूरा होने की, उस डेडलाइन से पहले पहले या डेडलाइन के बिल्कुल पॉइंट पे जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सिर्फ काम के कंप्लीट होने की बात करता है ऑन टाइम। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या कहता है कि कंप्लीट तो करना है टास्क, काम पूरा करना है, लेकिन करेक्ट तरीके से, विद मिनिमम कॉस्ट, विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं इफेक्टिवनेस में कि भाई काम पूरा होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, ठीक है। इट इज कंसर्न विद अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट से मतलब है कि हाँ भाई काम हो चुका है, डेडलाइन से पहले पहले जो हमें काम मिला था वो हमने काम पूरा कर दिया है। कैसे किया है डजंट मैटर, काम पूरा होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी क्या कहता है कि भाई काम पूरा होना चाहिए लेकिन करेक्ट तरीके से, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट आए और किसी भी रिसोर्स का कोई वेस्टेज ना हो। रिसोर्सेज मतलब फंड, लेबर, कोई भी चीज हो उसका वेस्टेज, मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर का टाइम हो, एफर्ट हो, फंड्स हो, जो भी फंडिंग लगाई गई है, ठीक है, वो वेस्टेज ना हो। इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी की बात करें तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में बात करता है कि हाँ भाई काम करना है विद कॉस्ट बेनिफिट, कि हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना के दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक कॉस्ट बेनिफिट हो, ठीक है। यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, की मतलब कम से कम हमारा जो है रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, कम से कम कॉस्टिंग आई और मैक्सिमम उससे बेनिफिट मिल सके। इफेक्टिवनेस क्या कहते हैं? प्रोडक्शन टारगेट, प्रोडक्शन ऑन टाइम। प्रोडक्शन टारगेट पूरा करना है, प्रोडक्शन टाइम पे पूरा होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी क्या कहता है कि प्रोडक्शन टारगेट पूरा होना चाहिए लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो मिनिमम कॉस्ट के साथ होनी चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट कहते हैं कि एक पर्सन को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम को, कोई भी एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, ये नहीं है कि भाई किसी भी पर्सन को जो है इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों का कॉम्बिनेशन से जो है उसको अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई काम करके दे दिया हो गया खत्म, काम करके भी दो, ऑन टाइम काम करके भी देना चाहिए लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा कि काम कर दिया है लेकिन जिस तरीके से मिनिमम कॉस्ट में, जिसमें रिसोर्सेज इतने सारे वेस्ट कर दिए, ऑन टाइम काम पूरा करने के लिए रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो वो फायदा नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कैसे काम करने चाहिए? इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे मैनेजमेंट के। पहला, मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट हमेशा एम करता है कि भाई उसे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। मैनेजमेंट का एक गोल होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें क्या करना है? अचीव करना है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल है। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है।
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट खाली एक सिंगल एक्टिविटी नहीं कि भी एक सिंगल एक्टिविटी, यहाँ पे मैनेजमेंट तीन चीजों का मैनेजमेंट यहाँ पे होता है। किस किस का? वर्क का। पहले तो वर्क का मैनेजमेंट हो रहा है, पर्सन का मैनेजमेंट भी होता है कि भाई लोगों को काम अच्छे से मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना, पर्सन को मैनेज करना, और तीसरा क्या होता है? ऑपरेशंस, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको मैनेज करना। यहाँ पे तीन चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क, पर्सन एंड ऑपरेशन, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है एक, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट की जरूरत आज पड़ रही है कल नहीं पड़ रही है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि घर पे या हमारी स्टडीज की बात करें तो हमें हमारी स्टडीज को डेली मैनेज करना पड़ता है कि हाँ आज ये काम कर लेते हैं, आज वो काम, आज ये स्टडी कर लेते हैं, आज वो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग फंक्शन है, कभी खत्म नहीं होता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई एक सिंगल मैनेजर का काम नहीं होता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबका काम होता है मैनेजमेंट करना, चीजों को मैनेज करना, मैनेजमेंट जो है अरेंज करके चलना पूरा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो मैनेज करने का एक तरीका होता है। जैसे क्योंकि अब देखो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, कभी डिमोनेटाइजेशन आ रहा है, कभी कोविड आया था, जैसे अलग अलग कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज हो जाती है। मैनेजमेंट में भी, जो ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, अप डाउन चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट करने का एक तरीका होता है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज कर लेना चाहिए है। एक तरीका है मैनेजमेंट करने का, जरूरी नहीं कि वो पूरा लॉन्ग लाइफ वही तरीका चलेगा चीजों को मैनेज करने का। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मैनेज करने का तरीका भी जो है चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं, गोल्स भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट जो है दिखता नहीं है, हम उसे टच नहीं कर सकते, बस एक फीलिंग आती है कि हाँ जब ऑर्गेनाइजेशन में सब काम अच्छे से चल रहा है तो इट मीन्स कि मैनेजर अच्छे से चीजें मैनेज कर रहा है। सिर्फ एक फील आता है, ठीक है, एक सेंस होता है कि हाँ भाई चीजें अच्छे से चल रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है क्या है? एक कंपोजिट प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट एक सिंगल थिंग नहीं है, काफी सारी चीजों, मतलब एक चीज का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, काफी सारी चीजों का मैनेजमेंट हो रहा है। पूरा एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, फंक्शंस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, पूरा एक प्रोसेस है, पूरा स्टेप है, पूरे फंक्शंस है जिनको परफॉर्म किया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए चीजों को। ये पूरी सीरीज होती है स्टेप की जो फॉलो की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट प्रोसेस। पूरा प्रोसेस है जिसमें काफी सारी चीजें हैं, जिनको काफी सारे स्टेप्स है जिनको फॉलो किया जाता है, तभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो पाता है। आगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारी तीन चीजें उसमें आती हैं: सर्वाइवल, कि भाई सर्वाइव करना एक ऑब्जेक्टिव रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, कि हाँ भाई थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करना है मार्केट में। कोई भी अपना बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करता कि भाई आज स्टार्ट किए 2-3 महीने बाद बंद कर दूंगा, ऐसे तो कोई भी अपना बिजनेस रेली मतलब कोई होगा नहीं, तो ऐसे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता नहीं है। हर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो वो अपना सोच के चलता है कि हाँ भाई मैं अपने बिजनेस को और आगे लेके जाऊंगा, सर्वाइव कराऊंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता ही होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। एंड द थर्ड इज ग्रोथ, कि भाई बिजनेस एक्सपेंड करना है, उसका साइज इंक्रीज करना है। ये जो है तीन होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, जो है ये हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोसाइटी से जहां से रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है, रॉ मटेरियल ले रहा है, लेबर ले रहा है, एम्प्लॉयज जहां से आ रहे हैं, उस सोसाइटी की तरफ भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी करनी चाहिए है। जैसे कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, की जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना एट रीजनेबल प्राइस, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कंट्रीब्यूट करना, कुछ सिविक एक्टिविटीज अगर हो रही हैं उनके टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन करना, इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब
नए नए एम्प्लॉयज को जॉब पे रखना, मतलब ऐसा मतलब अपने बिजनेस की तरह से एक्सपेंड करो कि और लोगों को जॉब पे रख सको। फाइनेंशियल सपोर्ट देना, कोई कम्युनिटी है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, वहां पे फंडिंग देना, डोनेशन देना। एजुकेशनल, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करना, कोई गवर्नमेंट या एनजीओ की कोई सोशल सर्विस प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड होता है जो प्रोडक्शन का, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो मेथड यूज करना प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो वीकर सेक्शंस होते हैं हमारी सोसाइटी के, वीकर सेक्शंस होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराना, ये है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसमें जो यहाँ पे एम्प्लॉयज के बारे में बात होती है। इन ऑब्जेक्टिव्स में एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके टूवर्ड्स जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, जो मार्केट में सैलरी चल रही है उसके कंपैरिजन भी अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराना, ठीक है। उनके पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखना, मतलब प्रमोशन देना, उनको जो ट्रेनिंग देना, कोई नई टेक्निक अगर आप लेके आए ऑर्गेनाइजेशन में और तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराना। पीयर रिकॉग्निशन, मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसे थोड़ा सा एक अच्छा से रिस्पेक्ट देना कलीग्स में, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना। सोशल रिकॉग्निशन, उनको सबके सामने एक लेके आना, मतलब कि जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है बाकी सारे एम्प्लॉय के सामने उसको थोड़ा सा करना कि हाँ भी आपने अच्छा काम किया है, उनको थोड़ा सा कह सकते हैं ना प्रेज करना, ठीक है। गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल अचीव करने में। जो गोल्स हैं, मतलब इंडिविजुअल का जो गोल है, हर एक एम्प्लॉय का जो एक गोल सेट रखता है कि हाँ भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा हूँ तो मेरा एक गोल है कि हाँ भाई मुझे सैलरी अच्छी चाहिए या मुझे आगे प्रमोशन चाहिए, मतलब जिस भी वे में वो काम मोटो से वो मतलब ऑब्जेक्टिव से वो काम कर रहे हैं वो भी जो है अचीव करने में हेल्प करना, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको भी अचीव करने में हेल्प करना। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। अगर चीजों को अच्छे से मैनेज किया जाए तो कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, जो रॉ मटेरियल की वेस्टेज है उसको कम किया जा सकता है, तो वो मैनेजमेंट की हेल्प से ही होता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट की वजह से एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है, मतलब जैसे ही कुछ चेंजेस आते हैं तो अब मैनेजर जो है अपनी चीजों को मैनेज करने का तरीका चेंज कर लेता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कुछ एम्प्लॉयज पे इतना वो नहीं आता कि हाय हाय इतना चेंजेस आ गए हम काम कैसे करेंगे, वो इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं आते हैं। चीजों को मैनेज इस तरीके से कर लिया जाता है बाय द मैनेजर्स। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है कि भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हर एक एम्प्लॉय का है उसको भी अचीव करने में हेल्प किया जा सके। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमने ऊपर सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसमें मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। जैसे चीजें मैनेज होंगी और होंगी तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि साइज बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे से होंगी और होंगी। बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो बाहर जो है गवर्नमेंट या एनजीओ के उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सोशल सर्विसेज के जो क्या होते हैं दैट सॉरी गाइस वो वर्ड, हाँ सोशल सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर। नेचर क्या है हमारे मैनेजमेंट का, यहाँ पे हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहले साइंस के बारे में बात करें कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। फर्स्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई, साइंस की भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब पूरी थ्योरीज बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो वो साइंस के केस में भी अवेलेबल है, और मैनेजमेंट मतलब जो भी उसके कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड सब थ्योरीज बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है मार्केट में। Scientific principles are derived on the basis of logical and scientific observation. जो scientific principles होते हैं, जो साइंस के हमारे principles होते हैं, वो किस बेसिस पे पूरा लॉजिकल, पूरा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं और किए जाते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके बाद ही जो है ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही एक बनाया गया कि हाँ भाई ये है हमारा साइंस में ये प्रिंसिपल है, ये एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट्स वो ऑब्जर्वेशन किस पे हो रही है, ह्यूमन पे। जितना भी मैनेजमेंट में वर्क हो रहा है वो किस पे काम हो रहा है, ह्यूमन पे।
क्योंकि ह्यूमन ही है जिसको वो मैनेज कर रहा है वर्क को, ह्यूमन ही है पीपल को मैनेज कर रहा है, उसके वर्क को मैनेज कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है। और ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्टिव, मतलब एक आप प्रिडिक्ट तो कर लोगे, लेकिन हर एक ह्यूमन का मूड स्विंग्स अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होता है, टाइम ऑफ रिएक्शन अलग होता है, कि वो कब किस पे किस तरह से रिएक्ट करेगा, बहुत डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे मिस हो जाती है मैनेजमेंट की। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी जो है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, हाँ ह्यूमन पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो उनका एक कंक्लूजन निकल के आता है, अब जैसे कि किसी ने एक फॉर से की कोई एक हमारा था, ठीक है, जिसने ये प्रिंसिपल वगैरह बनाए हैं, प्योल है, जैसे कि हम चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह बने हैं और बने हैं, वो क्या है सिर्फ एक गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ये सब चीजें एज अ गाइडलाइन काम करती है, क्योंकि ह्यूमन पे किया गया है। ठीक है, अब ये नहीं पता कि ये प्रिंसिपल मैं अपने मैनेजमेंट में जैसे उन्होंने अप्लाई किया था वैसे ही अप्लाई करूंगा तो वो उसका जो कंक्लूजन है या जो उसका रिजल्ट है वो सेम निकल के आएगा, नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन के ऊपर कर रहे हैं। अब फॉर से एग्जाम्पल है, एक ए है एक बी है, ए ने सेम प्रिंसिपल सेम जो है चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की और बी ने भी अप्लाई की, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया, क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को साइंस नहीं कहते हैं, फुल्ली साइंस नहीं कहते, इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन भी, हाँ पार्शियली कह सकते हैं, पार्शियली एक्सपेरिमेंटेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ये पार्शियली है, लेकिन ये वाला नहीं कह सकते हम लोग ऑब्जर्वेशंस वगैरह, क्योंकि वो ह्यूमन पे ऑब्जर्वेशंस जो है की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम साइंस में क्या कहते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, फुल्ली साइंस नहीं कह सकते, इनएग्जैक्ट साइंस कह लो या सोशल साइंस कह लो, लेकिन हम मैनेजमेंट को प्रॉपर साइंस, फुल्ली साइंस नहीं कहते। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई, दोनों की, आर्ट की भी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट की भी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, करेक्ट, हर एक पर्सन जो है अपना आर्ट सीख लेते हैं, थ्योरी सीख लेते हैं, लेकिन उनको जो प्रेजेंट करने का, एक जो ड्राइंग करने का या चीजों को प्रेजेंट करने का जो एक तरीका होता है, उसमें अपना एक पर्सनल टच देते हैं। ऐसे ही हर एक मैनेजर जब भी किसी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसको अपने तरीके से, अपना एक पर्सनल टच देके जो है अप्लाई करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी भी होती है, आर्ट में भी क्रिएटिविटी होती है, और मैनेजर हर एक अपना जो मैनेजर होता है जो अप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी क्रिएटिव तरीके से ही अप्लाई करता है। तो कहीं ना कहीं तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है आर्ट में भी अवेलेबल हैं और मैनेजमेंट में भी अवेलेबल हैं। आर्ट की भी थ्योरी अवेलेबल है, पर्सनल टच होता है, क्रिएटिविटी भी होती है, और मैनेजमेंट में भी थ्योरी अवेलेबल है, अपना एक पर्सनल एप्लीकेशन होता है, हर किसी का अपना अपना अप्लाई करने का तरीका होता है प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइजेशन में, और क्रिएटिविटी पे भी बेस्ड है, हर कोई अपनी अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाता है। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ भाई प्रोफेशन की भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट की भी अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, किसी भी प्रोफेशन में जाना हो तो उसकी एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। अब आप डॉक्टर बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है कि आपको पर्टिकुलर एग्जाम्स वगैरह देने और देने, कुछ उनके होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाद आपको उसमें जो है एडमिशन मिलता है या आगे आप जाके उसमें प्रैक्टिस में आती हो। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। ठीक है, कोई भी मैनेजर, मतलब कि हर एक, जैसे कि डॉक्टर है, अब पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए एक स्पेसिफिक है कि भाई अगर गायनेक है तो उसके लिए क्या डिग्री चाहिए है, गैस्ट्रो है तो उसके लिए क्या डिग्री चाहिए, लेकिन मैनेजर के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी है। कोई ग्रेजुएट को भी एज अ मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख लेता है, कोई एमबीए वाले को एज अ मैनेजर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखता है, कोई अलग रखता है। तो कहीं ना कहीं एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी मैनेजर इस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। डॉक्टर, लॉयर की बात करें तो एसोसिएशन अवेलेबल है, हर एक के एसोसिएशन बने हुए हैं जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी आपको उनकी तरफ से लाइसेंस मिलता है काम करने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, एज अ मतलब एसोसिएशन अगर है भी तो आपको उसमें कंपल्शन नहीं है कि आपको उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, कुछ लाइसेंस की जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मैनेजर जो है यूजुअली ऐसे बन सकता है। एक्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, डॉक्टर, लॉयर या कोई और प्रोफेशन की बात करें तो एथिकल कोड अवेलेबल है, मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस मोटिव, जो प्रोफेशंस होते हैं उनका एक मोटो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसका एक मेन मोटो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैनेजमेंट में एज अ प्रोफेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव। यहाँ पे इनका सर्विस मोटिव नहीं होता, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करना ही मैनेजमेंट का एक मेन गोल होता है।
तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, लेकिन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली 3 तरह के लेवल होते हैं मैनेजमेंट में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी, लोअर या फिर ऑपरेशनल। ये हमारा थर्ड, जिसको हम किसी भी उससे बोल सकते हैं, सुपरवाइजरी बोल लो, लोअर बोल लो या फिर ऑपरेशनल बोल लो। ठीक है, अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सीईओ, सीएफओ, ठीक है, ये हमारे आते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जो पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करना और करना सारा, कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, क्या नया प्रोडक्ट लेके आना है, ये सारी चीजें टॉप लेवल में की जाती है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आते हैं? जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सारे हमारे किस में आते हैं? मिडिल लेवल। मतलब जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बना के दी हैं, ये पॉलिसीज मेकिंग करते हैं, और जो पॉलिसीज इन्होंने बना के दी हैं उसके ऊपर आगे वर्क कैसे करना है, वो मिडिल लेवल का काम होता है। और सुपरवाइजरी, लोअर ऑपरेशनल लेवल पे हमारी सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, हमारी जितनी भी लेबर्स है, क्लर्क हैं, ये सारे हमारे सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं। जो भी प्लान जिस तरह से काम करना है, तो काम हमारा प्रोडक्शन, ये लेवल जो है हमारा प्रोडक्शन करके देता है। ये हमारी प्लान एंड पॉलिसीज बनाता है, ये प्लान पॉलिसीज पे वर्क करता है, और ये हमारी जो है लेबर उसका प्रोडक्शन करके देती है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन। बेसिकली 5 हमारे स्टेप्स है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। पहला है हमारा प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब प्लान करना, ठीक है, कि भाई एग्जैक्टली अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, ठीक है, डिसाइड करना कि क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कौन क्या काम करेगा, वो किस में डिसाइड होता है? प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिसाइड होता है कि भाई जो प्लान बना के दे दिया उसको एग्जीक्यूट करना है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल है, किसी भी चीज की अरेंजमेंट अगर करनी है तो वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है कि ये इसकी अथॉरिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, कैसे कैसे करेगा, क्या अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी फंड्स की या रॉ मटेरियल की जरूरत है वो सारा अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ प्लान करना, यहाँ पे प्लान को एग्जीक्यूट करना। स्टाफिंग मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की कमी है, एक्सपर्ट की कमी है, एम्प्लॉय की कमी है, तो उनको रिक्रूट करना, ठीक है, उनको जॉब पे रखना, सिलेक्शन करना, उनको अपॉइंट करना, ड्यूटीज उनके असाइन करना। डायरेक्टिंग में क्या आता है? मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना कि भाई उनको काम कैसे करना है। कंट्रोलिंग में चेक करना कि जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। पता चले प्लान एक डायरेक्शन में जा रहा है और काम दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, प्लान बनाया था कुछ और, काम हो कुछ और रहा है, तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, कि भाई क्या मतलब एक गैप आ रहा है कि हमारा जो प्लान के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं हो रहा है, ताकि कुछ जो डिसीजंस लेने हैं, कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो वो कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन, जिसे हम एसेंस कहते हैं मैनेजमेंट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजमेंट में। कोऑर्डिनेशन को एसेंस मैनेजमेंट में क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी हम फंक्शन ऊपर पढ़ के आए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन। चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलना, सबको साथ लेके चलना, यूनाइट करके चलना, इंटीग्रेट करके चलना, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके चलना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। इसका नेचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। अलग अलग एम्प्लॉयज है, अलग अलग अपना अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सबके एफर्ट को एक साथ लेके आना, एक डायरेक्शन में लेके आना, ताकि काम जो एक गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। इस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना, इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, सबकी एफर्ट्स को यूनाइट करना, एक साथ लेके आना। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। परवेसिव फंक्शन है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, बिग हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेट करके चलना, सबके साथ मिलजुल के काम करके चलना। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही डेलिब्रेट, बहुत ही आराम से करने वाला फंक्शन होता है, बहुत ही डेलिब्रेट होता है, ठीक है, आराम से करना पड़ता है ताकि कुछ इफेक्ट ना आए उसका ऑर्गेनाइजेशन पे।
इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मतलब साइज में बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक आधा एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में तो कह सकते हैं कि इतना कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे ऑर्गेनाइजेशन में उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम कर रहा है, जो उन्होंने अपने सेट किए हुए हैं कि हाँ भाई ये काम हमें ऐसे करना है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना 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 काम कर रहा है, तो उनको एक साथ कैसे लेके चलना है, एक साथ कैसे चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, उनको इंटीग्रेट करना है, वो कोऑर्डिनेशन देखता है। स्पेशलाइजेशन, हर एक स्पेशलाइजेशन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हर एक डिपार्टमेंट के, अब हर एक एक्सपर्ट क्या सोचेगा, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरा डिसीजन सबसे करेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होंगे, कंफ्यूजन होंगे, क्योस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको एक साथ लेके चलना, ठीक है, सारे को डिसीजन को सबको एक बॉन्ड देना, सबको साथ लेके चलना, वो कोऑर्डिनेशन का काम होता है। आई होप गाइस कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। हमने क्विक सा रिवीजन किया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।